Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about UNESCO Heritage Tentative List. And this topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. तो सबसे पहले यूनेस्को के बारे में समझते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सो इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है. कुछ ही दिनों पहले, लगभग एक वीक पहले ही मैंने आपको समझाया था, यूनाइटेड नेशन से जो डायरेक्टली एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं उनको यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कहते हैं. जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जैसे जनरल असेंबली एंड यूएनएससी वगैरह. जबकि देयर आर सम एजेंसीज दैट एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्डर टू अटेन स्पेसिफिक गोल्स. उनको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज एजेंसीज. उनमें से एक है यूनेस्को. इसका हेड क्वार्टर है इन पेरिस. इसका हेड क्वार्टर इज बेसिकली लोकेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर. तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एक अलग से नाइसन है. वहीं पे पेरिस के अंदर, इसी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंदर ही यूनेस्को का भी हेड क्वार्टर. इट वॉज फाउंडेड इन 1945. इसका पर्पस है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. तो 5 की एरियाज़ में ये काम करता है: एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, सोशल और ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन. इन एरियाज़ में वो काम करता है. लेकिन इस आर्टिकल में जिस एरिया पे हम फोकस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. यूनेस्को का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वर्ल्ड हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करके रखना. आप सुनते होंगे ना कि इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तो वो बेसिकली यूनेस्को ही करता है. तो यूनेस्को का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है टू इस्टेब्लिश एंड प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेजेस. तो वर्ल्ड हेरिटेजेस पे हम बात करने वाले हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम करंट डेवलपमेंट देखेंगे. तो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को डिक्लेयर करता है. 1972 में यूनेस्को के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन किया गया, जिसके अंडर यूनेस्को को ये पावर दिया गया टू रिकॉग्नाइज कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेजेस ग्लोबली. तो ये सब प्रोविजंस देखने से पहले ज़रा समझते हैं कि आखिर हेरिटेज होती क्या चीज़ है. हेरिटेज का मतलब वो सारी चीज़ें जो हम इनहेरिट करते हैं. इनहेरिट मतलब हमें पिछले जनरेशन से जो मिली हैं, जो आप समझिए संपदा मिली है पिछले जनरेशन से, जो भी हमें टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ें मिली हैं. फॉर एग्जांपल, हम जो भी त्यौहार मनाते हैं, जो भी मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने बनाया है. इसको हमने पिछले जनरेशन ने हमारे को पास किया और उनको उनके पिछले जनरेशन ने दिया था. तो इसको कहेंगे थिंग एज ए हेरिटेज. मीन्स वन जनरेशन हैज़ इनहेरिटेड दीज थिंग्स फ्रॉम द पास्ट जनरेशन. तो हेरिटेज इज समथिंग दैट हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट जनरेशन. अब हेरिटेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है: टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सीधा सीधा देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं. जैसे ताजमहल, इट इज़ ए टेंजिबल हेरिटेज. जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी टेंजिबल हेरिटेज है. उसको आप जा सकते हैं वहाँ, उसको आप फिजिकल तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लेकिन काजीरंगा और ताजमहल ये दोनों ही टेंजिबल हेरिटेज हैं, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है. ताजमहल को कहा जा सकता है कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज. ये एक पर्टिकुलर तरह के कल्चर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि काजीरंगा को कहा जाना चाहिए नेचुरल हेरिटेज. लेकिन दोनों ही आएंगे टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत. और फिर दूसरे होते हैं इनटेंजिबल हेरिटेजेज. इनटेंजिबल हेरिटेजेज आर दोज थिंग्स दैट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस थ्रू द इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज. आप बस उसका रियलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे आर्ट, डांस, म्यूजिक. तो ये सब कहा जाता है इनटेंजिबल हेरिटेजेस. तो ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, जैसे हमारे यहाँ पे सत्रिय डांस है, तो ये एक हेरिटेज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास किया गया है. लेकिन ये हेरिटेज को कहा जाएगा इनटेंजिबल हेरिटेज. इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. बात की जाएगा टेंजिबल हेरिटेजेस की, तो इसको 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है: कल्चरल एंड नेचुरल टेंजिबल हेरिटेजेस. लेकिन कुछ हेरिटेज ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं. कल्चरल फीचर भी होता है, नेचुरल हेरिटेज का भी फीचर होता है. उसको यूनेस्को टैग देता है मिक्स्ड हेरिटेज साइट का. हमारे देश के अंदर बस एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है एज पर यूनेस्को, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क. तो
पहले मैंने आपको यूनेस्को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करती है, फिर प्रोटेक्ट करती है। और फिर मैंने आपको बताया कि हेरिटेज क्या चीज़ होती है, हेरिटेज को हमने क्लासीफाई किया। और फिर मैंने टैंजिबल हेरिटेज के अंदर कल्चरल नेचुरल का भी कॉम्बिनेशन बताया, मिक्स्ड हेरिटेजेस। अब करंट न्यूज इसी हेरिटेज से रिलेटेड है। देखिए, हेरिटेज लिस्ट में किसी भी साइट को डायरेक्टली एडमिट नहीं किया जाता है। किसी भी साइट को हेरिटेज लिस्ट में अगर ऐड करा जाना है तो पहले जिस देश के अंदर वो साइट है उस देश की तरफ से रिक्वेस्ट जाना चाहिए यूनेस्को को कि वी वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर साइट एज हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो एक बार जब किसी मेंबर कंट्री की तरफ से रिक्वेस्ट जाता है तो उन सारे जो प्रपोजल्स हैं उन साइट्स के, उन प्रपोजल्स को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। सो टेंटेटिव लिस्ट इज एन इन्वेंट्री ऑफ दोज साइट्स विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन। तो टेंटेटिव लिस्ट में किसी भी हेरिटेज साइट का ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि उसको यूनेस्को हेरिटेज टैग मिल गया है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि टेंटेटिव लिस्ट में किसी भी हेरिटेज साइट के ऐड होने का मतलब ये है कि जिस देश में वो साइट है उस देश की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको ऐड कर लिया जाए यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट किया गया है, द स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसिडर इट नॉमिनेशन बट इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड सो फार। ये आप मान के समझ चलिए। टेंटेटिव लिस्ट से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से 3 sites have been given entry into UNESCO tentative list of heritages। ये 3 sites हैं गुजरात का वाडनगर टाउन, सन टेम्पल एट मोधेरा एंड रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। सबके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। सन टेम्पल अगर मोधेरा की बात की जाए तो ये इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको कहा जाता है मारू गुर्जर आर्किटेक्चरल स्टाइल। इट बिलोंग टू 11th century एंड इट वॉज डेवलप्ड अंडर पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। तो सोलंकी किंग्स के पैट्रोनेज या उनके इकोनॉमिक सपोर्ट से ही ये मोधेरा टेम्पल ऑफ सन टेम्पल ऑफ मोधेरा को डेवलप किया गया। इट इज़ ईस्ट फेसिंग, सन टेम्पल नॉर्मली ईस्ट फेसिंग ही होते हैं। इट इज़ बिल्ट ऑफ येलो सैंडस्टोन। इंडिया में और भी अलग अलग पॉपुलर सन टेम्पल्स हैं। ये मोधेरा टेम्पल तो हैं ही जिसको अभी यूनेस्को हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया। उसके अलावा देयर इज़ मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर जो 8th century को बिलोंग करता है। देयर इज सन टेम्पल एट कोणार्क इन 13th century। देयर इज सूर्य नारायण टेम्पल एट अरासावल्ली इन आंध्र प्रदेश दैट वॉज बिल्ट इन 7th century AD। सूर्य नारायण टेम्पल जो अरासावल्ली आंध्र प्रदेश में है, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था 2017 में। अभी बात की जाए तो ये तो बात होगी पहले टेंटेटिव लिस्ट के एडिशन की जो है सन टेम्पल एट मोधेरा। दूसरा है रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी। ये 18th to 12th century के बीच में बनाया गया है। एक बार में तो बना नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये सब बने होंगे रॉक कट स्कल्पचर्स। तो ऑन ए वर्टिकल रॉक इनको स्कल्पटिंग कर करके इन स्कल्पचर्स को बनाया गया है उनाकोटी हिल्स में। और यहाँ पे मैथोलॉजिकल सीन्स को रिप्रेजेंट किया गया है जैसे लॉर्ड शिवा, गणेश, उमा महेश्वर, और ये सब त्रिपुरा के अंदर हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस भी आपको दिख जाएगा। थोड़े बहुत बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी हैं इसमें, बोधिसत्वास, बुद्धा और बुद्धिस्ट मोटिव्स दिखे हैं। तो रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। और तीसरा है वाडनगर, ये है गुजरात में। वाडनगर टाउन को डिक्लेयर और ऐड किया गया है इंडिया की तरफ से इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। वाडनगर 8th century BC में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हुआ करता था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से 2 मेन इंटरनेशनल रूट्स चलते थे। वाडनगर से एक रूट जो है वो सेंट्रल इंडिया को कनेक्ट करता था सिंध के थ्रू, और दूसरा गुजरात के कोस्टल टाउन्स को कनेक्ट करता था, पोर्ट टाउन्स को कनेक्ट करता था। और इसलिए वाडनगर को यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है फ्रॉम इंडियन साइड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रेट लेक्स टर्निंग एसिडिक एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू।
सबसे पहले ग्रेट लेक्स के बारे में ज़रा समझते हैं। तो ये 5 लेक्स का जो कॉम्बिनेशन है जो यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स। ये 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो। टुगेदर दे आर नोन एज ग्रेट लेक्स। Great Lakes, these 5 lakes together, Great Lakes are world's largest freshwater lake system in the world. उसमें भी अगर आप बात करें लेक सुपीरियर की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है सरफेस एरिया के मायने में। फ्रॉम द सरफेस एरिया परस्पेक्टिव दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। देखिए, सरफेस एरिया एक बात होती है और ओवरऑल वाटर वॉल्यूम या डेप्थ दूसरी बात होती है। तो सरफेस एरिया के मायने से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सरफेस एरिया, लेक सुपीरियर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। उसके अलावा द ग्रेट लेक्स ओवरऑल कंटेन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फ्रेश वाटर, and that is how these great lakes, they are having fresh water, so they are important for irrigation and transportation purposes in both countries, US as well as Canada. और फ्रेश वाटर लेक्स हैं तो यहाँ आसपास में कई सारे लोकल इकोसिस्टम एंड स्पीसीज़ को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। सो अबाउट 3500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सपोर्टेड विथ हेल्प ऑफ दीज ग्रेट लेक्स। अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडीज़ के अंदर डिजॉल्व होता रहता है, और वाटर के अंदर डिजॉल्व होने से वो एक एसिड क्रिएट करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और उस एसिड जब डिजॉल्व होता रहता है तो उस कारण से वाटर के अंदर एसिडिटी बढ़ सकती है। तो इंडस्ट्री से CO2 आया जो वाटर में डिजॉल्व होगा और वाटर की एसिडिटी बढ़ा सकता है। तो स्टार्टिंग में तो जो CO2 डिजॉल्व होता था पानी में, उसको हमारे साइंटिस्ट्स अच्छा मानते थे कि इट इज़ अ गुड थिंग, good phenomena. At least with help of this, the CO2 from the atmosphere is getting absorbed in the water body. So this is how scientists initially believed it is a good thing that carbon dioxide is from the atmosphere is getting absorbed by the water body. But ज़्यादा स्टडी करके ये पता चल रहा है कि जितना भी CO2 वाटर बॉडी में absorb होता है, फ्रेश वाटर बॉडी में, उससे वाटर बॉडीज़ की एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिड कंटेंट बढ़ने से फिर वाटर का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अंदर में जो एल्गीज वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अभी करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। एक बात मैंने आपको बताई ग्रेट लेक्स के बारे में, दूसरा मैंने बताया वाटर बॉडी की एसिडिटी या एसिडिफिकेशन के बारे में। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है कि जो वर्ल्ड के जोग्राफिकल साइंटिस्ट्स हैं, नाउ दे आर स्टडिंग द एसिड लेवल इन दीज ग्रेट लेक्स, और उनका मानना है कि आने वाले टाइम में इन ग्रेट लेक्स की एसिड लेवल काफ़ी बढ़ने वाली है। जितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम CO2 रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा CO2 फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ में एब्जॉर्ब होगा, और उतना ज़्यादा फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ की एसिडिटी बढ़ेगी, और उससे फिर उनका जो यूटिलिटी है, जैसे इरिगेशन पर्पसेस वगैरह के लिए या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, वो यूटिलिटी डिफीट होता जाएगा। तो हमारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बाय द ईयर 2100 Great lakes will become highly acidic and they will become unfit for many purposes like irrigation and all. तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन या CO2 इमिशन से क्या क्या नुकसान होता है वो तो आप जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब तो आप जानते ही हैं। अब एक नया पॉइंट भी समझ लीजिए, वाटर बॉडी एसिडिफिकेशन। ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, CO2 इमिशन से बेसिकली वाटर बॉडी एसिडिफिकेशन हो सकता है, जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इज पॉसिबल ड्यू टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज के बारे में। तो वर्चुअल करेंसीज आर ए टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो ऐसे करेंसीज जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिसका फिजिकल फॉर्मेट है ही नहीं, जैसे हमारे जेब में जो पैसे होते हैं वो तो फिजिकल करेंसी है ना, बट देयर आर सर्टेन करेंसी दैट आर ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। दे कैन बी स्टोर्ड और ट्रांजेक्टेड ओनली थ्रू अ डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। ट्रांजेक्शंस अकर ओवर इंटरनेट थ्रू सिक्योर डेडिकेटेड नेटवर्क्स। तो वर्चुअल करेंसी इज हेल्ड विथ अ नेटवर्क सिस्टम जिसका नाम है ब्लॉकचेन नेटवर्क, जिसके बारे में आगे हम और समझेंगे।
तो देखिए स्टार्टिंग में तो वर्चुअल करेंसीज प्राइवेट सोर्सेज से ही आई मेनली, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये सब। तो पहले तो वर्चुअल करेंसी सिर्फ प्राइवेट सोर्सेज से ही आती थी, जिसको हम लोग प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज कहते थे। लेकिन अब दुनिया की कई सरकारों ने अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। हमारी आरबीआई ने भी अपनी डिजिटल करेंसी इसी दिसंबर महीने में 1 दिसंबर को लॉन्च किया है। तो नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्चुअल या डिजिटल करेंसीज। वन इज प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, दिट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लाइक आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बिटकॉइन, लाइटकॉइन। देयर आर सर्टेन रेगुलेटेड या सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसीज जिसको किसी देश की सरकार या वहाँ की सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रही होती है। जैसे हमारे केस में हमने लॉन्च किया है ई-रूपी, इसका टेक्निकल नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ई-रूपी, जिसको डिजिटल रूपी हम करें। इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड या सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी या गवर्नमेंट वर्चुअल करेंसी आप कह सकते हैं। जबकि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी का एग्जाम्पल हो गया बिटकॉइन, लाइटकॉइन। तो आई होप आप समझ रहे हैं, बात हो रही है वर्चुअल करेंसी की। और वर्चुअल करेंसी 2 तरीके के हो रहे हैं, बिटकॉइन जैसे प्राइवेट और ई-रूपी जैसे गवर्नमेंट रिलीज्ड। अभी जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, सवाल ये उठता है कि उनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, हाउ देयर वैल्यू विल बी डिसाइडेड। तो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को तो कोई अथॉरिटी रेगुलेट कर नहीं रही है, उनकी वैल्यू पूरी तरह से डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। आप जा करके ऐसे जैसे बिटकॉइन को आपको खरीदना है तो आप लॉगिन करेंगे और उस दिन जो रेट चल रहा होगा बिटकॉइन का, उस रेट पे आप खरीद सकते हैं। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं वैसे ही बिटकॉइन का जो रेट चल रहा होगा उस दिन आप उस रेट पे खरीद सकते हैं। जबकि दैट इज़ नॉट द केस विथ गवर्नमेंट रेगुलेटेड वर्चुअल करेंसी। गवर्नमेंट रेगुलेटेड वर्चुअल करेंसी अगर 100 रुपये का है तो उसकी वैल्यू 100 ही रुपये होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। या 500 रुपये का तो 500 ही होगी, उससे ज़्यादा कम नहीं होगी। तो बेसिकली प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज आर यूज्ड इन स्पेकुलेटिव मार्केट, जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उनका दाम बढ़ घट सकता है। अभी एक और बात समझनी होगी कि ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, इनका ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने कुछ सामान आपसे खरीदा बिटकॉइन में, हमारी आपकी बात हुई कि ये घर बेचना है, आपने कहा ठीक है खरीद दीजिए, मैंने आपको और हमारा जो डील हुआ वो 1000 बिटकॉइन में हुआ। तब मैं जब आपको बिटकॉइन पेमेंट करूंगा तो इसका ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन या फिर ट्रांजैक्शन को कहाँ रजिस्टर किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली देखिए जब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, ए से बी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है, ए और बी के बीच में कुछ खरीदना बेचना, और ए से बी के अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र होता है तो किसी बैंक के थ्रू हो रहा है। और बैंक के थ्रू हो रहा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वैलिडेट किया जाता है या इसकी रजिस्ट्री रखी जाती है बाय आरबीआई, राइट। बैंक्स ही रख रहे हैं बट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ओवरऑल इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड एंड इसका पूरा ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब कौन रख रहा है, आरबीआई। तो जो करेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं अभी, रुपए का मान लीजिए, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है बैंक या ओवरऑल आरबीआई। लेकिन जो ट्रांजैक्शन वर्चुअल करेंसीज में हो रहे हैं उनका वैलिडेशन या उनका ओवरऑल जो हिसाब किताब है वो कहाँ मेंटेन हो रहा है, उसके अकाउंट्स कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल करेंसीज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल होती है। इनका इस्तेमाल वर्चुअल करेंसीज के वैलिडेशन और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए भी होता है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर वर्चुअल करेंसी, दे आर यूज्ड फॉर अदर पर्पसेज एज वेल। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जरा समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर वर्चुअल करेंसी के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने में कैसे होता है। समझिए, ए से बी को कुछ बिटकॉइन में पेमेंट हुआ, ए ने बी को कुछ बिटकॉइन में पेमेंट किया, तो ये पेमेंट का जो लेजर है ये 3 अलग अलग कंप्यूटर सोर्सेस पे डेवलप होगा। तो बेसिकली बिटकॉइन में जितने भी यूजर्स हैं उन सबको एक्सेसिबिलिटी है, राइट। तो अलग अलग 3 जगहों पे जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, ये ट्रांजैक्शन किसी ना किसी पर्पस से हो रहा होगा ना। घर, मान लीजिए कि घर बेचा जा रहा है, तो बी ओनर है, ए जो है वो बायर है। तो 2 अलग अलग लेजर पे, ए और बी के सिस्टम पे, तो ये लेजर जनरेट होगा। ए के ऊपर जनरेट होगा कि आपको पेमेंट करना है,
बी के यहाँ जनरेट होगा कि आपको पेमेंट मिलना है। एक तीसरा लेजर कहीं और भी जनरेट होगा जो इस ट्रांजैक्शन में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूडेड होगा। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली कंपनी होगी, जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है घर बेचने का, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने वाली थर्ड पार्टी कंपनी होगी, तो उसके यहाँ भी ये लेजर जनरेट होगा और उसका भी अपना बिटकॉइन में अकाउंट होना जरूरी है अगर उसको इस ट्रांजैक्शन के लिए तीसरा पार्टनर या पार्टी बनना है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होना है तो 3 अलग अलग जगह पे लेजर जनरेट होगा और ये तीनों जगह पे जब इसको वैलिडेट कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, ए कह रहा है कि हाँ ठीक है मैंने दिया, बी ने कहा कि हाँ ठीक है मैंने लिया, सी कह रहा है कि हाँ ठीक है ए ने दिया बी ने लिया, ये तीनों जगह पे जब इसको वैलिडेशन कर दिया जाएगा, देन ओवरऑल दिस ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट ट्रांजैक्शन एंड ए न्यू ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी क्रिएटेड एंड दिस ब्लॉक विल ऐड टू ओवरऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव हैपेंड सो फार। मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन से क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन से 3 लेजर जनरेट होंगे और तीनों जगह जब अप्रूवल होगा तब उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव्ड माना जाएगा। तो 3 जगह से अप्रूवल होते ही ये लेजर का वैलिडेशन भी हो गया और ये जो ट्रांजैक्शन है वो 3 जगह नोट भी हो गया। वैसे ही हर बार जब कोई नया ट्रांजैक्शन होगा तो 3 जगह वैलिडेशन होगा और वो एक 3 अलग अलग जगह पे नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ब्लॉक बाय ब्लॉक एक चेन बननी शुरू हो जाएगी which will overall maintain the data of all the transactions that have happened so far। तो इसमें कोई भी एजेंसी, कोई भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इसको रूल नहीं कर रहा है, रेगुलेट नहीं कर रहा है, ये अपने आप डेवलप होते जा रहा है। एक बार ये डेटा या चेन बन गया, मान लीजिए कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन को बाद में कोई जाकर के बदल नहीं सकता। ये खासियत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। नो वन कैन एडिट इट अगेन। ये नहीं कि आज ट्रांजैक्शन हुआ 100 बिटकॉइन में और बाद में ए ने जाकर के चेंज करके बोल दिया कि नहीं 50 बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शन हुआ था, बाद में आप इसको नहीं बदल सकते और फिर जाकर के 20 बोले कि यार तुमने तो 50 ही बिटकॉइन दिए थे। यू कैन नॉट डू दैट वंस द लेजर हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम 3 साइड्स देन इट विल द ब्लॉक विल बी कंप्लीटेड एंड दिस ब्लॉक विल बी एडेड टू द ओवरऑल ब्लॉकचेन। और इस तरीके से ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन बिल्ड होता जाएगा। इस तरीके से पूरा लेखा जोखा मेंटेन करने का जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से बिना किसी सरकारी या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के एक सिस्टम मेंटेन होता जाएगा और ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन बनते जाएंगे और पूरा का पूरा हिसाब किताब डिसेंट्रलाइज्ड या डेमोक्रेटिक तरीका भी आप कह सकते हैं उससे मेंटेन होता जाएगा। देयर इज नो सिंगल ओनर। यू लॉग इन टू द सिस्टम लाइक दिस एंड देन 3 जो पार्टी हैं वो जैसे अप्रूव करेंगे वो डिजिटल और ट्रांजैक्शन हो जाएगा और 3 जगह पे वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, राइट। एंड देयर विल बी मल्टीपल ब्लॉकचेन डेवलप्ड, द लेजर विल बी वैलिडेटेड, द ट्रांजैक्शन विल बी अकाउंटेड। तो एक बार जरा यहां से भी समझिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। तो अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग जगह पे लेजर बना, मान लीजिए, तो होगा अ ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। इस इमेज में, इस डायग्राम के हिसाब से इस वाले ट्रांजैक्शन में 4 अलग अलग जगह लेजर्स बने हैं। तो 4 जगह पे ये जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन होना है। चारों जब अप्रूव कर देंगे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये नया ब्लॉक जो बना है, ब्लॉक अब कंप्लीट हो गया और ये अभी तक का जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन है उसमें ऐड हो जाएगा और इस तरीके से ब्लॉक चेन बनता जाएगा। सो बेसिकली ब्लॉक चेन वर्क्स विथ 3 stages. As each transaction occurs, it is recorded as a block of data. Each block is connected to the one before and after, and transactions are blocked together in an irreversible chain. ये जो चेन बनेगा या वैलिडेशन होगा irreversible, इसको कोई बदला नहीं जा सकता। This is how a blockchain is created. तो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज और सरकारी डिजिटल करेंसीज दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सरकारी डिजिटल करेंसी को कोई एक सरकार रेगुलेट करे, जैसे हमारे देश में भारत सरकार रेगुलेट करेगी ई-रूपी को, जबकि प्राइवेट डिजिटल करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। ये ऐसे ही उसका सारा लेखा जोखा हो रहा है डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज की प्रॉब्लम क्या होगी? इट विल लीड टू वॉलेटिलिटी इन प्राइस, क्योंकि स्पेकुलेशन मार्केट पे डिपेंडेंट है ना, डिमांड सप्लाई पे है। एक बिटकॉइन का कितना दाम है वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन 100 रुपये का डिजिटल ई-रूपी 100 रुपये का ही रहेगा। तो वॉलेटिलिटी इन प्राइस स्पेकुलेटिव मार्केट के कारण डिमांड सप्लाई से बढ़ता घटता रहेगा। लैक ऑफ रेगुलेशन, कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं उसको रेगुलेट करने के लिए। रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स, देयर इज थ्रेट ऑफ मिसयूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। अभी ड्रग ट्रैफिकर्स होंगे या टेररिस्ट ग्रुप होंगे, वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे।
उनको एक नया तरीका मिल गया ट्रांजैक्शन करने का। वो सब बिटकॉइन और इस तरह के जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसी हैं, उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सब एक निगेटिव चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं विथ राइज ऑफ प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। हाँ, डिजिटल करेंसीज का कुछ फ़ायदा ज़रूर है, ईजी ट्रांजैक्शन, आराम से हिसाब किताब हो जाता है। देयर इज़ नो फियर ऑफ काउंटर फीट करेंसी, जाली करेंसीज का खतरा नहीं है, डी जनरेटेड करेंसीज का खतरा नहीं कि नोट फट गए, पुराने हो गए, ये सब खतरा नहीं है। डिजिटल करेंसी से ये सब फ़ायदा है। नोट जो है उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए पेड़ काटने पड़ते हैं, तो इन्वायरमेंट का भी नुकसान होता है, वो सब भी फ़ायदा है। डिजिटल करेंसीज में ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो डिजिटल करेंसीज के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन प्राइवेट डिजिटल करेंसी का कई सारा नुकसान भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आरबीआई लेकर के आ गई सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, भारत सरकार द्वारा लाई गई डिजिटल करेंसी। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड या सरकारी डिजिटल करेंसी के में वो बात नहीं है जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी में। क्या अंतर है मेन, जरा वो समझिए। प्राइवेट वर्सेस सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी में मेन अंतर क्या है? देखिए, लोग क्यों प्राइवेट डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं? आप बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि उसका भाव ऊपर बढ़ जाएगा तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन सरकारी जो डिजिटल करेंसी है ई रूपी, इसका तो भाव ऊपर नीचे चढ़ना नहीं है, स्पेकुलेटिव मार्केट पे तो जाएगा नहीं। सो द स्पेसिफिक रीजन वाई पीपल इन्वेस्ट इन प्राइवेट करेंसी इज द स्पेकुलेटिव मार्केट, जो डिजिटल सरकारी डिजिटल करेंसी में नहीं है। दूसरा, कई सारे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं वो प्राइवेट डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बिना आरबीआई, भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रों में आए हुए ट्रांजैक्शन कर पाएँ। तो ये उम्मीद करना, इस डिस्कशन से आप बात को समझिए, डिजिटल करेंसी भले ही दो टाइप की हो गई, प्राइवेट एंड सेंट्रलाइज्ड। दोनों में भले ही बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं कि डिजिटलाइज तरीके से मेंटेन होगा, लेजर्स पूरा हिसाब किताब ऑनलाइन होगा, लेकिन दोनों में एक मेजर अंतर है। प्राइवेट डिजिटल करेंसी को कोई भी सरकार ट्रैक नहीं कर सकती। प्राइवेट डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने पे स्पेकुलेटिव मार्केट में डिमांड सप्लाई से भाव ऊपर नीचे चढ़ सकता है। और इसी कारण से जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज हैं, सरकारी डिजिटल करेंसीज हैं, वो कभी भी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएंगी। लोग पागलों की तरह नए नए तरह के डिजिटल करेंसी, जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन, लाइटकॉइन की तरह। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह के प्राइवेट डिजिटल करेंसीज में, बिटकॉइन में और लाइटकॉइन में, इस उम्मीद में कि इनका दाम बढ़ेगा, एथेरियम में लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी तो है नहीं, इनके पीछे कोई गोल्ड बैकिंग वगैरह तो है नहीं। तो आखिर ये किसी ना किसी दिन तो क्रैश करेगा। ए बबल इज बिल्डिंग अप। हर आदमी को लग रहा है बिटकॉइन में लगा दो पैसा, बिटकॉइन में लगा दो, एरिथ्रियम में लगा दो, और ऊपर चल रहा है। एवरी वन इज पुटिंग मनी इन सच करेंसीज, बट दीज करेंसीज हैव नो सेंट्रल गवर्नमेंट टू बैकअप, दे हैव नथिंग इन बैकअप, नथिंग गोल्ड, नथिंग। आखिर आरबीआई भी जब आपको प्रॉमिस करती है कि 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो उसके बदले में उन्होंने कुछ गोल्ड तो रखा है। व्हाट इज द बैकिंग इन दिस digital currencies? Nothing. Private digital currencies, nothing. So RBI governor says कि someday it will blast and it will lead to failure of entire economy across the world, and this will be the major reason behind global financial crisis. This is what RBI governor says, and that is why he requests world countries across the world to ban such private digital currencies. If digital currencies have to be brought, it must be brought by the central गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है विच ट्राइज टू मेजर हॉलिस्टिक मेजर ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो 3 क्रिटिकल एरियाज में स्टेट का वो डेवलपमेंट मेजर करता है। बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग ओवरऑल हो रहे कि नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इट इज़ क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, और ये इस रिपोर्ट को बना करके देता है टू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 से लेकर के टीयर 6। टीयर 1 वाले वो हैं जिनका बहुत अच्छा सोशल प्रोग्रेस है, टीयर 6 वाले वो हैं जिनका काफ़ी लो सोशल प्रोग्रेस है। टीयर 1 में ये सारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैं। सबसे ऊपर है पुडुचेरी रैंक 1 पे टीयर 1 में भी,
विथ स्कोर ऑफ 65.99। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है APSC पर्सपेक्टिव से जो डेटा हमें याद करना है वो है असम का परफॉर्मेंस। असम का परफॉर्मेंस इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स हैज़ बिन वेरी पुअर। इट इज़ इन द लास्ट टीयर, छठे टीयर में है, यानी कि वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। लास्ट ईयर में 3 स्टेट्स ही हैं बस, झारखंड, बिहार और असम। ये तीनों की रैंक 36, 35 और 34 है। तो असम की रैंक है 34, स्कोर है 44.92। झारखंड वर्स्ट परफॉर्मिंग है, रैंक है 36 एंड स्कोर है 43.95। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फोर्थ स्टेटमेंट गलत होते ही एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन ए। INS Vagiri is Scorpion class submarine. That's all from our side for today. Thanks for watching.